नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज नए वर्ष पर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आपके सपने पूरे हों 2023 में, ये मेरा सपना है और मैं चाहता हूं कि मेरा ये सपना ज़रूर साकार हो। कौन नहीं चाहता कि किसी का सपना साकार ना हो। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा सपना साकार हो और आप सबको एक बेहतर जॉब मिले, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले, आपके चेहरे पे बेहतर सी स्माइल आए, आपका परिवार खुश रहे। तो मैं चाहता हूँ कि 2023 में आपके संकल्प ऐसे होने चाहिए कि आप सीधा अर्श से फर्श से अर्श पर पहुँच जाएं और ऊंचाइयों को छुएं। दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये 2023 जो है वो सुपर्ब से ऊपर हो, बहुत अच्छा हो। चलिए, आज मैं आपके लिए एक नई और करंट अफेयर्स की फाइल लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जो जीडी है, एसएससी जीडी, उसके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं दोस्तों और 10 जनवरी से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, इसमें कोई कमी ना रह जाए, जम के इसकी तैयारी करें। इसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है लगातार। तो इसको आज हम देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जीएसटी दिवस जो है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो दोस्तों जीएसटी आप जानते ही होंगे, है ना। जीएसटी जो है एक सारे जो टैक्सेस हैं इनको हटा के एक टैक्स लगाया गया है जिसको हम जीएसटी कहते हैं और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जुलाई 2017 से इसे भारत में लागू किया गया। इसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया और लागू करने वाला पहला राज्य जो था दोस्तों वो असम था। जो लागू करने वाला पहला राज्य था वो असम था, जीएसटी को लागू करने वाला दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो देश था वो फ्रांस था, जिसने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किस शहर में किया गया। दोस्तों, ये क्या है पहले मैं इसको बता दूं। ये जो जिसका शिलान्यास किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी चिकित्सा पद्धति है यानी कि आयुर्वेद को लेकर आधुनिक साइंस के साथ मिलाते हुए विश्व का कल्याण करना, इस सेंटर यानी इस जो सेंटर का शिलान्यास किया गया है, इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका जो शिलान्यास किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो किया गया है दोस्तों जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती। दोस्तों, 9वीं आइस महिला हॉकी जो है इस बार की जो चैंपियन बनी है वो लद्दाख की लड़कियां बनी हैं। लद्दाख की जो महिलाएं हैं वो इस बार चैंपियन बनी हैं। ये दूसरे स्थान पर जो है वो चंडीगढ़ की टीम रही दोस्तों। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ की टीम रही दोस्तों। और ये जो प्रतियोगिता है वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। दोस्तों, भारत जिस तरह से कुलांचे भर रहा है
हमारे देश की जो तरक्की हो रही है जिस तरीके से, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत वर्तमान में ब्रिटेन को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दोस्तों सोचो जरा, कभी हम जिस ब्रिटेन के हम गुलाम थे, जिस ब्रिटेन का हमारे देश पे कब्जा था, आज हमने उसको पीछे कर दिया है। तो है ना ये बड़े गर्व की बात। चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ बताता हूँ। इसमें जो विश्व की जो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, यानी 4 कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है अमेरिका दोस्तों, पहले नंबर पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पे है दोस्तों जापान, और चौथे नंबर पे है दोस्तों जर्मनी। ये जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसके बाद 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, एक स्टैक और मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2029 तक जो भारत है वो जर्मनी और जापान को पीछे करके विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु बनने वाला होगा या बन जाएगा। दोस्तों हमें इस दिन का इंतजार होगा। चलिए फिलहाल हमें अपने अगले क्वेश्चन का इंतजार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि हाल ही में मलेशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। दोस्तों मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो अनवर इब्राहिम बनाए गए हैं। दोस्तों अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो कि विपक्ष के एक बड़े नेता हैं और उनको प्रधानमंत्री वहाँ का बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा किस देश में पहली मौत हुई। दोस्तों ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत जो हुई है वो दक्षिण कोरिया देश में हुई है। दक्षिण कोरिया के एक रिपोर्ट की बात माने, वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बात माने, तो उनका कहना है कि ये जो मरीज आया जिसकी मौत हुई ये थाईलैंड से आया हुआ था और कुछ दिन बाद इसकी मौत हो गई। क्या होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। दोस्तों अभी तक तो हम कोरोना से ही डरे हुए थे। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है दोस्तों ये आज की बीमारी नहीं, कुछ समय पहले भारत में भी इसके इक्का दुक्का केस देखे गए थे। मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो ताजे पानी और गर्म पानी की झीलों, नदियों, पोखरों में पाया जाता है और ये जो हमारे नाक और मुंह के जरिए हमारे ब्रेन में पहुंचता है, जिसका काम होता है कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना, उनको खा जाना। तो ये जो माइंड में पहुंचकर ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको खा जाता है और इस तरह से व्यक्ति जो है कुछ समय बाद कोमा में पहुंचता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। शुरुआती लक्षणों में जी मचलाना, उल्टी आना, सर दर्द होना आदि इसके लक्षण हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। दोस्तों हाल ही में जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, इन्होंने ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसमें अपने देश की पहली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रेन है वो ट्रेन जो है वो ढाका में दिवियारी से, जो ढाका में ये ट्रेन चलेगी वो देवयारी से अगरगांव के बीच में ये मेट्रो बांग्लादेश की पहले मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों आपको ये पता होगा दोस्तों कि मेट्रो ट्रेन जो है विश्व में सबसे पहले लंदन में चलाई गई थी। दोस्तों जी हाँ, लंदन में, और भारत में 1984 में कोलकाता में चलाई गई। दोस्तों भारत में कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
लाल सलाम नामक पुस्तक का लेखन किस के द्वारा हाल ही में किया गया है? दोस्तों ये कोई और नहीं, हमारे देश की जो महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर रही हैं वो है स्मृति ईरानी। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों ये जो हमारे जो ये स्मृति ईरानी है, दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ की केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लाल सलाम क्या है, लाल सलाम की थीम क्या है। दोस्तों वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा जिला है जहाँ पर नक्सलियों का पूरा कब्जा जमा हुआ है, नक्सलाइट बेल्ट है जो दंतेवाड़ा। दोस्तों इस दंतेवाड़ा में वर्ष 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों तो इन्होंने स्मृति ईरानी ने जब ये इसका विमोचन किया इस पुस्तक का, तो उन्होंने बताया कि ये जो पुस्तक मैंने लिखी है वो वास्तव में जो 2010 में दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था और उसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी दोस्तों, सीआरपीएफ जवानों की। ये पुस्तक वास्तव में उस घटना से प्रेरित है, उन्होंने ये कहा। और ये जो लाल सलाम है वो दंतेवाड़ा की जो नक्सलाइट बेल्ट है उसकी थीम पे आधारित है। और ये पुस्तक में जो थीम दी गई है उसमें एक युवा अधिकारी जो है विक्रम सिंह, उनके उसमें लाइफ पे आधारित है दोस्तों। और उसमें इस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से विक्रम सिंह देश की राजनीति और प्रशासन के भ्रष्टाचार के द्वारा उसको किस तरह से उसकी लाइफ को बर्बाद किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों धनु यात्रा महोत्सव जो है वो ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा में जो मनाया गया है धनु यात्रा महोत्सव, ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। ये जो महोत्सव है ये कृष्ण और कंस, जो उनके मामा कंस थे, कंस, उनके जो जीवन की जो घटनाएं हैं उनकी प्रदर्शनी के तौर पर इस धनु यात्रा महोत्सव को मनाया जाता है दोस्तों ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत किस वर्ष ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा? दोस्तों भारत जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2036 में करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग 2023 में यानी कि इसी वर्ष होनी है, जिसमें भारत जो है वो ओलंपिक की दावेदारी करेगा 2036 के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक की दावेदारी करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े इवेंट को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो फाइनेंस है, वित्त है, उसकी ज़रूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि इतने जो वित्त की ज़रूरत होती है, इतने पैसे की ज़रूरत होती है कि छोटे मोटे देश की GDP जो होती है उससे भी ज़्यादा खर्चा एक ओलंपिक के आयोजन में आता है दोस्तों। लेकिन वही बात है कि हम लोग दिन ब दिन, डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अगर हमको ये इसकी मेजबानी मिलती है ओलंपिक की, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा दोस्तों। इसके पहले भारत 1982 में बड़े इवेंट जो हैं उनमें से एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है दोस्तों, एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। और वर्ष 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी कर चुका है। ये दो बड़े इवेंट की मेजबानी कर चुका है। और मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020-21 में। अब जो ओलंपिक होंगे हमारे अगले
2024 में वो होंगे पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में दोस्तों अमेरिका का शहर जो होगा कैलिफोर्निया, वो इसकी मेजबानी करेगा। और 2032 में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया इन खेलों की मेजबानी करेगा। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो भारत 2036 में मेरे भाइयों इसकी मेजबानी ज़रूर करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 का चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसी को दिया गया है दोस्तों? ये हैं स्वांते पावो। स्वांते पावो जो हैं दोस्तों, स्वांते पावो, इनको चिकित्सा का नोबेल मिला है दोस्तों 2022 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये स्वीडन के चिकित्सक हैं, स्वीडन के एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया है इस बार, किस बात के लिए इनको जो मिला है नोबेल पुरस्कार? इन्होंने जो आनुवांशिकी होती है दोस्तों, आनुवांशिकी में जो जीनोम की खोज के लिए इनको मिला है दोस्तों। जीनोम के लिए इनको ये चिकित्सा का नोबेल दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जो है दोस्तों वो दिया गया है दोस्तों, जारी करने की योजना बना रही है दोस्तों? ये है हमारा उत्तर प्रदेश। जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है और विकास की राह पे कुलांचे भर रहा है, उसी तरह से दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पे है। और ये जो फैमिली कार्ड है यानी परिवार कार्ड जो है वो जारी करने का उद्देश्य ये रहेगा कि जिन घरों में एक भी नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी देने के लिए प्रत्येक घर का ब्यौरा इसमें रखा जाएगा। और ये वास्तव में घर में कम से कम एक नौकरी देने की राह पे पहला कदम हमारे राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ जो भी फैमिलियां जो बेसिक सुविधाएं होती हैं सरकारी, उनसे वंचित रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों। FIH द्वारा जो महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनाया गया है वो इस बार मुमताज़ खान को बनाया गया दोस्तों। मुमताज़ खान जो हैं ये जो दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने मुमताज़ खान ने 8 गोल किए थे। और इनमें इन 8 गोल में एक हैट्रिक भी शामिल थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो FIH द्वारा महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज़ खान को मिला है। अगर पूछा जाए कि पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे मिला है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मिला है विवेक सागर प्रसाद दोस्तों। विवेक सागर प्रसाद को इस बार का जो पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया? FIH क्या है दोस्तों? जो भारत का जो फेडरेशन वो है संगठन है यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन यानी भारतीय हॉकी संघ, इनके द्वारा दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया दोस्तों? ये है CV आनंद। CV आनंद को इस बार का हाल ही में नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले यहाँ के जो राज्यपाल थे वो लॉ गणेशन थे। लॉ गणेशन दोस्तों ये मणिपुर के राज्यपाल हैं और मणिपुर के राज्यपाल हैं दोस्तों लॉ गणेशन। और इनको पश्चिम बंगाल का कार्यभार सौंपा गया था। अब हाल ही में CV आनंद को वहाँ का पूर्णकालिक राज्यपाल बना दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जल जीवन मिशन किस जिले को देश में पहला स्थान मिला है? दोस्तों, जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश का जिला है शाहजहांपुर। ये उत्तर प्रदेश का जिला है दोस्तों, शाहजहांपुर, इसको प्रथम स्थान मिला है। जो जल जीवन मिशन है दोस्तों, इसमें शाहजहांपुर ने ये वो जिला है, इसको पहला स्थान इसलिए दिया गया दोस्तों क्योंकि इसने पूरे जिले के प्रत्येक घर में स्वच्छ जल यानी पीने के जल के लिए नल कनेक्शन लगवाए हैं। प्रत्येक घर में, शाहजहांपुर के जिले के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो जल जीवन मिशन है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 से की गई थी दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किससे है? दोस्तों, इसका संबंध है लेखकों से। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे युवा लेखक हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। क्या योजना है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 साल के लिए 75 लेखकों के लिए जो 30 वर्ष से कम आयु के होंगे, युवा लेखक होंगे, उनको 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी दोस्तों। 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी दोस्तों, स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे 75 लेखकों का चयन हर वर्ष किया जाएगा जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 किस देश में आयोजित किया गया? दोस्तों, ये मिस्र में आयोजित किया गया है दोस्तों। और ये जो COP27 आयोजित किया गया है यूएनओ द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें एक हस्ताक्षर किए गए हैं एक समझौते पर, जिसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं और आपदा प्रभावित हैं दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपदा प्रभावित दोस्त हैं जो देश हैं, उनमें लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। वित्त पोषण, लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए गए। क्या चीज़ है? जिन देशों का जो देश जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं दोस्तों, उनके लिए लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके द्वारा इसके सदस्य राष्ट्र जो होंगे यूएनओ की, वो अगर आपदा आती है किसी भी प्रकार की तो उनकी सारे देश मिलकर सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित ऑपरेशन गरुण जो है किसके द्वारा चलाया गया? दोस्तों, बहुचर्चित ऑपरेशन गरुण जो है वो सीबीआई के द्वारा चलाया गया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, सीबीआई का उद्देश्य है कि जितनी भी नशीली दवाओं का व्यापार किया जा रहा है उनकी जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए, जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए, नशीली दवाओं के विरुद्ध जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल और एनसीबी यानी कि जो देश का नारकोटिक्स ब्यूरो है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, उसके द्वारा इन तीनों के द्वारा ये अभियान चलाया गया जिसमें सीबीआई की मुख्य भूमिका है। और इनकी सहायता से जो नशीली दवाओं का जो व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस राज्य को बेस्ट, यहाँ पे लिखना चाहिए बेस्ट
वेस्ट हो गया है, गलत है ये। बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है, किस देश को मिला है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी गंगा किनारे शहर है उनमें से जो सबसे अच्छा शहर है जहां पर गंगा बेहतर है, स्वच्छ है, साफ है, उनको ये पुरस्कार के लिए इसमें सेलेक्ट किया गया था। उसमें जो सबसे बेस्ट जो टाउन है वो है हरिद्वार दोस्तों। हरिद्वार है वहाँ जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है, इसमें हरिद्वार को पहला स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर को लगातार इस बार फिर से इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसकी शुरुआत पहली बार 2016 से की गई है और तब से लगातार इसको हर बार किया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहली बार हिंदी MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों, हिंदी MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल में किया। दोस्तों, भोपाल में इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका होगा जब MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? दोस्तों, विश्व का पहला ओरल कोविड जो वैक्सीन है, ओरल का मतलब है कि जिनको निडल से वैक्सीन नहीं लेनी है, निडल से बचना है, तो वो ओरली यानी कि मुंह से इसको वैक्सीन को ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश जो है वो चीन है। दोस्तों, ये जो है ओरल कोविड वैक्सीन जो है वो बूस्टर डोज के रूप में चाइना अपने यहाँ के नागरिकों को देगा। बूस्टर डोज का मतलब है दोस्तों कि पहली और दूसरी डोज जिनको लग गई है उनको बूस्टर डोज के रूप में इस वैक्सीन को देगा। इसमें क्या होगा कि मुंह में सांस भर के इस वैक्सीन को दिया जाएगा व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों को देना है उनको मुंह में सांस भर के इसको ओरली दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत लेह से की गई है। दोस्तों, INA ट्रस्ट द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी की 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई लेह से। दोस्तों, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर रिलायंस जियो ने 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में ये सेवाएं नाथद्वार में की हैं। नाथद्वार कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। दोस्तों, राजसमंद जिले में नाथद्वार में भगवान श्रीनाथ का मंदिर है। उस मंदिर परिसर से जियो ने 5G सेवाएं लॉन्च की हैं। दोस्तों, इन सेवाओं को लॉन्च करने के लिए जो रिलायंस है उनके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आकाश अंबानी, जो मुकेश अंबानी के लड़के हैं, उन्होंने इस सेवा को लॉन्च किया है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार के श्रीनाथ मंदिर परिसर से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में 5G सेवा सबसे पहले दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च की गई। दक्षिण कोरिया ने 5G सेवा सबसे पहले लॉन्च की गई, जबकि भारत में सबसे पहले 5G सेवा लॉन्च करने वाली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी एयरटेल है, जिसने दिल्ली से एयरटेल
ने नई दिल्ली से इस सेवा को लॉन्च किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा। इनको वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इनकी जो कृति है मैं आपको बता दूं, इनकी एक कृति है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों वो इनकी कृति जो है वो है पच रंग। दोस्तों इनकी जो कृति है वो है पचरंग चोला पहर सखी रे। इनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहर सखी रे। इसको जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है वो इनकी इस कृति को दिया गया है। दोस्तों बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। सबसे पहला बिहारी पुरस्कार जो मिला था वो राम विलास शर्मा को पहला बिहारी सम्मान दिया गया था और इनकी शुरुआत दोस्तों 1991 में की गई। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ हुआ? दोस्तों देश का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों नई दिल्ली में जो ये कोयला सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि भारत को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने हाल ही में कुआफू उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए हाल ही में चाइना ने कुआफू उपग्रह को लॉन्च किया है और इस उपग्रह को लॉन्च जो किया है इसने चाइना ने वो किया है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं इसका नाम कुआफू क्यों रखा गया है। कुआफू जो है वो एक ग्रह का नाम है जो कहीं सूर्य के चक्कर लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीव का लोकार्पण कहाँ किया गया? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो राजस्थान के नाथ द्वार में इसका लोकार्पण किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो भगवान शिव की जो ये प्रतिमा है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो होगी दोस्तों वो 369 फीट है। दोस्तों 369 फीट इसकी ऊंचाई है। मैं आपको बता दूं इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास स्वरूपम इसको विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको पता होगा कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर जीता है? हराया किसको है? इस अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस को हराया है। फ्रांस की टीम को हराकर कतर फीफा वर्ल्ड कप 2000 जीता है। फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का ये विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। दोस्तों 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका यानी कि तीनों स्थानों पर आयोजित होगा। तो आंसर होगा हमारा दोस्तों वो प्रयुक्त सभी, यानी कि मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा की मेजबानी में वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है? दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। दोस्तों, डेनमार्क को पहला स्थान मिला है और कहने में थोड़ा बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है कि भारत को 180 देशों की सूची में, भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान मिला है। अंतिम स्थान यानी 180वां स्थान मिला है। दोस्तों, भारत इसमें अंतिम पायदान पर है, डेनमार्क पहले स्थान पर है और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है और जो तीसरा स्थान मिला है वो दोस्तों मिला है फिनलैंड को मिला है। तीसरा स्थान फिनलैंड को दिया गया है। पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा स्थान यूके, तीसरा स्थान फिनलैंड को मिला है। जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को अंतिम स्थान मिला है, 180वां स्थान। ये हम लोगों के लिए वाकई बड़े शर्म की बात है। कोई देश तभी तक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, पर्यावरण में स्वच्छ रह सकता है, साफ रह सकता है, निरोगी रह सकता है, तब तक रह सकता है जब वहाँ के नागरिक जिम्मेदार हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा शहर चौथी बार सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश की राजधानी सर्वाधिक प्रदूषित है? दोस्तों, चूंकि हम लोग पर्यावरण में अंतिम पायदान पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब पर्यावरण हमारा प्रदूषित है सबसे ज़्यादा विश्व में, तो इसका मतलब वायु की गुणवत्ता भी बहुत ख़राब होगी। तो जो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नई दिल्ली है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वो भी नई दिल्ली। अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश, और इस सूची में भारत को 5वां स्थान मिला है। 5वां स्थान है दोस्तों, भारत का इसमें 5वां स्थान है। जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, लेकिन स्वच्छ वायु के लिए। भारत जो है सबसे प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ वायु की जो गुणवत्ता है उसके मामले में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, मैं आपको इस बात को फिर क्लियर कर रहा हूं कि अगर वायु की सबसे अच्छी गुणवत्ता किसी देश में है तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे खराब गुणवत्ता जो है यानी क्वालिटी जो है वो बांग्लादेश में है, और भारत 5वां सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश है दोस्तों, और उसमें भी राजधानी में पहला स्थान है, शहरों में पहला स्थान है। चलिए, आज के लिए ये वीडियो इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले जो जीडी एग्ज़ाम है 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, नया साल है, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। और जो आने वाला समय है, मैं अपने इष्ट देव से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सब लोग के लिए वो जो नया साल जो आ गया है हमारा वर्ष 2023, ये आपके टारगेट को पूरा करे, आपके सपनों को पूरा करे, आपके ड्रीम्स को पूरा करे, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपको आने वाली वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और इसके साथ साथ ये वीडियो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।